हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं। आज का ये जो चैप्टर होगा दोस्त, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप यहां से 2 या 3 नंबर लेकर उठ सकते हैं DSSB PRT TGT PGT के एग्जाम में। आज के इस चैप्टर का जो हमने सिलेक्शन किया है वो है हमारा चैप्टर नंबर 27, 27वां चैप्टर। इससे पहले 26 जो हैं हम चैप्टर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो हमारा लिंक है वहां से प्लेलिस्ट के अंदर देख लें। आज का जो ये चैप्टर होगा दोस्तों, ये होगा आगमन विधि के बारे में। आगमन विधि क्या है? आगमन विधि को हम डीपली समझेंगे। आगमन विधि में कौन कौन से सूत्र प्रयोग होते हैं वो देखेंगे। आगमन विधि के स्टेप्स देखेंगे, आगमन विधि के गुण देखेंगे, आगमन विधि के दोष देखेंगे। मेरा कहना यह है कि आगमन विधि से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर दे दोगे। और जो आपकी सेल्फ स्टडी है और जो DSSB को घर बैठे अपनी तैयारी से क्लियर करना चाहते हो, PRT TGT PGT के साथ NTT वाले भी, यानी कि जो नर्सरी टीचर वाले हैं, वो भी वीडियोस को देखें, झंडे गाड़ दोगे एग्जाम में। तो आज की इस पूरी वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं। एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक चीज की जरूरत है, वो है कॉन्फिडेंस। और वो आपका बढ़ेगा अगर आप पूरे चैप्टर्स को पूरा देखोगे। पूरे YouTube पर पहला ऐसा चैनल है बैक टू स्कूल जिसको आप देख रहे हैं, जो फ्री में पूरा सिलेबस आपको करवा रहा है। तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक मनोवैज्ञानिक थे बहुत खतरनाक, उनका नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु ने ये आगमन विधि दी, तो अरस्तु इसके जनक है। सबसे पहली बात तो आपको जाननी ये है, आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। अब देखिए, आगमन विधि में सबसे पहले कोई भी चीज जो सिखानी हो, सबसे पहले जो कंटेंट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है काफी सारे एग्जाम्पल्स के रूप में। फिर उन एग्जाम्पल्स के थ्रू ही कॉमन रूल निकाला जाता है। यानी आगमन विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के दौरान, यानी कि जब कोई भी टॉपिक आपको समझाया जाए उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दिए जाएंगे। बाद में एक कॉमन रूल निकाला जाएगा। जैसे कि मान लो आपको एक कॉमन रूल निकालना था ग्रेविटी का, यानी कि हमारी धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का बल होता है। आप बच्चों को ग्राउंड में लेकर गए, एक बड़ी गेंद ली आपने, एक फुटबॉल लिया आपने, उसके साथ आपने एक क्रिकेट की बॉल ली, उसके साथ आपने एक कंचा लिया। तो आपने 3 अलग अलग शेप के चीज ली। आपने फुटबॉल को ऊपर फेंका, पहले ऊपर फेंकने के बाद वो कहाँ आई? नीचे आ गई। फिर आपने क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंका, वो भी नीचे आ गई। फिर आपने कंचे को ऊपर फेंका, ये भी नीचे आ गया। तो बच्चों के सामने आपने एक नियम समझाना था बच्चों को। क्या? गुरुत्वाकर्षण। किसका? ग्रेविटी का। तो इस ग्रेविटी को समझाने के लिए आपने पहला उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण दिया, तीसरा उदाहरण दिया। जब बच्चों ने देखा कि यार बड़ी गेंद हो, मीडियम गेंद हो या कोई छोटा सा गोल चीज हो, सब के सब पहले ऊपर जाएंगे, बाद में नीचे आएंगे। इन 3 सब, तो बच्चे ने तीनों एग्जाम्पल को देखा और उसके अंदर एक कॉमन रूल की तरफ पहुंचा। क्या? कि जो धरती होती है, जो हमारी अर्थ होती है, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। यानी कि कोई भी चीज को आप ऊपर फेंकोगे वो नीचे जरूर आएगी। ये एक कॉमन रूल निकाल लिया। कॉमन रूल क्या निकला इन तीनों में? कि जो चीज ऊपर जाएगी वो चीज नीचे जरूर आएगी, चाहे बड़ी गेंद हो, चाहे बीच वाली हो, चाहे छोटी हो। तो यहां पर बच्चों ने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, और ये एग्जाम्पल अलग अलग हैं। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में क्या है? विशिष्ट हैं। याद रखना, बड़ी गेंद अलग है, दूसरी गेंद अलग है, तीसरी गेंद अलग है। तो यहां पर हर एक एग्जाम्पल विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब अलग, अलग का मतलब स्पेशल। लेकिन एग्जाम्पल तीनों के तीनों विशिष्ट हैं, लेकिन जो नियम निकाला, जो रूल लागू हुआ पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर और तीसरी गेंद पर कि नीचे जरूर आएंगी, वो नियम क्या था? कॉमन था। इसीलिए दोस्तों यहां पर पहले उदाहरण दिए जाएंगे और फिर उन सभी उदाहरणों में से कॉमन नियम निकाला जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेकर चलो। मान लो बच्चे के सामने
आपने ये लिख रखा है 2a प्लस 6b का होल स्क्वायर, 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर और 9a प्लस 2b का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। आपने बच्चों को 3 अलग अलग एग्जाम्पल दिए। बच्चों ने इसके अंदर देखा कि इन तीनों के अंदर एक फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक कॉमन फॉर्मूला बच्चों ने निकाला कि सर ये तीनों एक जैसे हैं, इस कॉमन फॉर्मूला की वजह से हम तीनों को निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बच्चों ने सबसे पहले उदाहरण देखे, उस उदाहरणों को देखकर एक कॉमन नियम की तरफ बच्चे पहुंचे। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो मुख्य सूत्र होता है वो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम्पल बच्चों को शुरू में दिए जाते हैं वो स्पेशल होते हैं, फिर उन सभी स्पेशल एग्जाम्पलों में से यानी कि विशिष्ट मतलब उस जैसा और कोई नहीं है, तो जो अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे वो अलग अलग थे, लेकिन उनके बीच में रूल कॉमन था। इसलिए विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट एग्जाम्पल से कॉमन रूल की ओर चला जाता है। इसीलिए इसे स्पेसिफिक टू जनरल बोलते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। इसके अंदर सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। जो चीज आपको उदाहरण के रूप में दी है वो मूर्त है, ठीक है, और वो ज्ञात भी है, आपको पता भी है। आपको तीनों एग्जाम्पल जो है उनका पता है, लेकिन जो कॉमन रूल है उनका नहीं पता, वो तो आपको निकालना है, सामान्य नियम। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है और मूर्त से अमूर्त की ओर है। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि मैंने आपको क्या बताया था कि अलग अलग एग्जाम्पल देगा टीचर बच्चों को, और उस अलग अलग एग्जाम्पल की मदद से जो वो कॉमन रूल है उसको निकालने की कोशिश करेगा। तो टीचर बच्चों को उदाहरण देकर उनसे सामान्य नियम निकलवाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सामान्यीकरण। कई बार आपने देखा होगा कि आगमन विधि में सामान्यीकरण का यूज क्या होता है। तो आगमन विधि में जब बच्चे एग्जाम्पल को देखकर नियम निकालते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को सामान्यीकरण बोला जाता है, ठीक है। अब आगमन विधि का यूज कैसे होता है? आगमन विधि के 4 स्टेप हैं। देखो, सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। जैसे मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में पढ़ाना है, तो हमने 3 तरीके की गेंद ली। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। दूसरा है विश्लेषण। यहां पर टीचर जो होता है वो बच्चों को मोटिवेट करता है कि आप इन तीनों का एनालिसिस करो। क्या करो? एनालिसिस करो। सेकंड स्टेप पर बच्चे पहली, दूसरी और तीसरी गेंद का एनालिसिस करते हैं, उन तीनों को ऊपर फेंकते हैं, तीनों को सबसे पहले ऊपर फेंकते हैं और फिर देखते हैं कि गेंद तीनों की तीनों क्या आ रही हैं, नीचे आ रही हैं। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण करते हैं तीसरे उसमें। वही पहला क्या, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, दूसरा क्या, विश्लेषण करना, तीसरा क्या, सामान्यीकरण। बच्चों ने देखा कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आएगी, यानी कि चाहे गेंद बड़ी हो, चाहे बीच की हो, चाहे बिल्कुल छोटी हो, एक बार ऊपर फेंकी तीनों नीचे आएंगी। तो यहां पर ऊपर जाकर नीचे जरूर आएगी। यह है कॉमन रूल। यह क्या है? कॉमन रूल गुरुत्वाकर्षण शक्ति का। इस तक बच्चे पहुंच गए। तो ये तीसरे स्टेप पर पहुंचे, सामान्यीकरण पर। और फिर होता है परीक्षण। परीक्षण में क्या होता है कि आप जिस सामान्य नियम को निकालते हैं उसको रीटेस्ट किया जाता है, उसको रीटेस्ट किया जाता है। यहां पर 3 शेप की बॉल थी, बच्चा गया और बच्चे ने क्या किया, एक चौथी टाइप की बॉल ले आया, एक चौथे टाइप की बॉल ले आया जो फुटबॉल से ही बड़ी थी, बास्केटबॉल, और उसने वो फेंक कर देखी, वो भी एक बार ऊपर गई, फिर ऊपर जाने के बाद नीचे आ गई। तो उसने परीक्षण, टेस्टिंग कर ली कि जो मैंने नियम निकाला है वो ठीक है या नहीं है। तो ये 4 स्टेप एक बार फिर देख लो। सबसे पहले एग्जाम्पल देना, दूसरे में उन एग्जाम्पल का विश्लेषण, एनालिसिस करना, तीसरे स्टेप में एनालिसिस करके एक कॉमन नियम को निकालना, और चौथा क्या, उस कॉमन नियम को टेस्ट करना कि कहीं ये गलत तो नहीं है। जैसे कि सबसे पहले आप बच्चों को 3 तरीके की गेंद लेकर आए, फिर उन 3 तरीके की गेंदों को ऊपर फेंका, नीचे आने दिया, उनका विश्लेषण किया, फिर एक सामान्य नियम निकाल लिया तीसरे स्टेप में,
ठीक है ना, उदाहरण देकर सामान्य नियम निकालते हैं, सामान्यीकरण तीसरा स्टेप हुआ। यहाँ पर कॉमन रूल निकला, फिर चौथे स्टेप में उस कॉमन रूल को हमने क्या किया, टेस्ट किया कि कहीं ये कॉमन रूल गलत तो नहीं है। छोटी कक्षाओं में ये लाभदायक होती है। याद रखना कि स्टेप 4 स्टेप है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कोई भी नया कंसेप्ट, कोई भी नई चीज सिखाने में। हर सब्जेक्ट इससे सिखाया भी नहीं जा सकता, तो यहाँ पर छोटी कक्षाओं में ये यूजफुल होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों को खुद करके यहाँ पर चीजें करने का मौका मिलेगा। खुद देखो, कोई भी चीज सिखानी हो, इन 4 स्टेप से बच्चा गुजरे तो खुद करके गुजरेगा। यहाँ पर काफी बड़ी मेथड है ये, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए। अब इसके गुण और दोष देख लेते हैं। सबसे पहला गुण, नवीन ज्ञान को खोजने का प्रशिक्षण। बिल्कुल ठीक है, ये चाइल्ड सेंट्रिक विधि है और इसमें बच्चे नए ज्ञान को खोजने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हर एक चीज, हर एक प्रॉब्लम को पहले वो उदाहरणों की मदद से समझते हैं और फिर एक कॉमन नियम निकालते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। सक्रिय अधिगम बाल केंद्रित विधि, बिल्कुल ठीक है, एक्टिव लर्निंग है इसके अंदर। बच्चा खुद सक्रिय होकर अपनी पांचों की पांचों इंद्रियों का प्रयोग करते हुए यहां पर सीखता है और ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी आधारित है। तो ये बाल केंद्रित हो गई। रचनात्मक चिंतन और आत्मविश्वास की वृद्धि, यहां पर बच्चे जब सामान्यीकरण से नियम निकालते हैं तो बच्चों को काफी अच्छे तरीके से जो है रचनात्मक चिंतन करना पड़ता है, यानी कि कोई कार्य कैसे हुआ, क्रिएटिव थिंकिंग और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, क्योंकि बच्चा इसमें नियम तक अपनी मदद से खुद के दम से पहुंचता है सामान्यीकरण करके। ज्ञान स्थायी होना, देखिए परमानेंट लर्निंग होती है इससे बच्चा कोई भी चीज सीख जाए आगमन विधि से तो उसको भूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे ने खुद करके सीखा है। लर्निंग बाय डूइंग के अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, और जो चीज लर्निंग बाय डूइंग से सीखी हो, खुद करके सीखी हो, उसे भूल पाना मुश्किल है। तो यहां पर स्थायी ज्ञान होता है, खोजा हुआ ज्ञान खुद का। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यानी कि बच्चे की एबिलिटी, बच्चे के इंटरेस्ट और बच्चे के जो है हर एक चीज के बारे में यह देखकर बनाई गई है। छोटी कक्षाओं में उपयोगी है क्योंकि बच्चों को कोई भी चीज रटवानी नहीं है, समझानी है, खुद उनसे करवानी है। पहले एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल से एक नियम निकालने दो और उस नियम की रीटेस्टिंग होने दो, ताकि छोटी कक्षाओं में बच्चे इसको डीपली समझें। इसके अंदर फॉर्मूला का यूज होता है, बच्चों को सीधा फॉर्मूला दे दिया जाता है, ये भी बता दूं। आगमन विधि के दोष, ज्यादा समय लगता है। अब देखिए आगमन विधि में नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला तो उसमें दिया जाता है, सॉरी निगमन में। इसमें तो फॉर्मूला निकाला जाता है, फॉर्मूला निकाला जाता है, लिख लो, इसमें फॉर्मूला निकाला जाता है, ज्यादा समय लगता है। अब देखो आगमन विधि में पहले आप 3-4 एग्जाम्पल देखोगे, फिर उन एग्जाम्पल से एक सामान्य नियम निकालोगे, फिर उसकी रीटेस्टिंग करोगे, तो टाइम ज्यादा लगेगा। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों? बड़ी कक्षाओं में चलते हैं आपके टाइम बचाने वाले मेथड, जैसे निगमन विधि जो इससे अगली विधि होगी, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला पुट किया और निकाल लिया आंसर। सीमित प्रयोग, हर सब्जेक्ट इससे नहीं पढ़ा सकते आप, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो इससे नहीं पढ़ा सकते, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते। अच्छे शिक्षक की कमी, अब देखिए आगमन विधि में अच्छे टीचर की कमी होती है। क्यों? क्योंकि पहले तो उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करो और फिर ये 3-4 स्टेप करवाओ, तो अच्छे टीचर मिलना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो दोस्त यहां पर हमने 27 चैप्टर कर लिए हैं। कम से कम जब तक एग्जाम होगा 100-150 चैप्टर करा दूंगा। सारी चीजें हैं, NIOS भी, ये भी, वो भी, जो चीज है, टेंशन मत लो आप। आपको बस लाइक शेयर करना है। दोस्त लाइक शेयर के अंदर कमी आने लग गई है, उससे कोई फायदा नहीं होता। बस ये होता है कि हाँ, हम उन लोगों तक पहुंचते हैं जो अपने खून पैसे की कमाई को बचाकर खुद अपनी सेल्फ स्टडी से एग्जाम को क्लियर करते हैं, जो कटते नहीं है किसी से। ठीक है? क्योंकि यहां पर मैं पैसे कमाने के लिए नहीं हूं, आई एम हियर फॉर यू। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी नई क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। DSSB की तैयारी कर रहे हो तो भाई बैक टू स्कूल इज योर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आपकी तरह फैला दो, लाइक शेयर की बाढ़ आ जानी चाहिए अब की बार इस वीडियो पे। टेक केयर।